वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ना चाहते हैं, जहां स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स डिफरेंट हो। तीन तरह के आइसोमर्स वहां पे आते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट दो पार्ट्स जो हैं कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल क्लास 11 का पार्ट रहते हैं, तो हम लोग उन दोनों पार्ट्स को यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। कौन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वहां फ्री रोटेशन अक्रॉस बॉन्ड होना चाहिए। फ्री रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे सपोज ये दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर मैं इस बॉन्ड को होल्ड करता हूं और इस एटम को फ्रीली रोटेट करता हूं, तो फ्री रोटेशन किए जाने पे इस बॉन्ड पे कोई फर्क ना पड़े, इस बॉन्ड की ब्रेकेज ना हो, तो मतलब मैं उसके अंदर फ्री रोटेशन ऑब्जर्व कर सकता हूं। इसके लिए सिंगल बॉन्ड होना नेसेसिटी है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ही फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेट यू सी हियर, ये मान लीजिए मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। मैंने एक कार्बन को होल्ड किया और दूसरे कार्बन को फ्रीली रोटेट करना चाहूं तो ये मैं कर सकता हूं ऐसे, इससे बॉन्ड नहीं टूटने वाला। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है लाइक दिस, और मैं अब एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे कार्बन को यहां इस तरह से फ्री रोटेट करना चाहूं तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये पहली नेसेसिटी रहेगी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए। हम समझते हैं कि सभी सिंगल बॉन्ड्स में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जो कि क्वाइट गलत है। पहली सिचुएशन देखें, मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड किसी साइक्लिक कंपाउंड का हिस्सा है, तो उस टाइम पे ये सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे पाई बॉन्ड्स के अंदर मीन डबल बॉन्ड कार्बन्स में फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक ऐसे ही सिंगल बॉन्ड अगर साइकिल की फॉर्म में है तो उस टाइम पे भी वहां फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। अगर आप इस कार्बन को होल्ड करके इसको घुमाना चाहें तो आजू बाजू वाले बॉन्ड्स टूटने की कोशिश करेंगे, रिजल्टिंग ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की क्वालिटी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड सिंगल है, और मैं इस बॉन्ड के ऊपर फोकस करूं, मुझे लगता है कि ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यहां भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। जस्ट बिकॉज रेजोनेंस की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं दिखाता। सो जहां पे भी प्योर सिंगल बॉन्ड होगा वहीं पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। ये एक पहली रिक्वायरमेंट थी। तो हमें लगता है कि जी जहां पे भी फ्री रोटेशन होगा, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे वहां पे फ्री रोटेशन होगा, वहां पे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनेंगे। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। आपका वो बॉन्ड अगर दोनों तरफ मोनोएटॉमिक बॉडीज पोजेस करता है या कोई एक मोनोएटॉमिक बॉडी पोजेस करता है, तो उस टाइम पे भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बनते। जैसे आप मीथेन को देखिए, सी और एच के बीच में ये बॉन्ड है, रादर 4 बॉन्ड है। अगर मैं ये कहूं कि ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड है तो ये मैं सही कह रहा हूं, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। इसके अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मतलब मैं इस कार्बन को होल्ड करके इस एच को घुमाना शुरू कर दूं तो मैं इसको घुमा सकता हूं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली बॉन्ड भी। यस, ये भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके बावजूद कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बनते क्योंकि ये मोनोएटॉमिक बॉडी लगी है। यहां पे कोई पॉली एटॉमिक बॉडी, जनरली हम लोग कार्बन को ही कंसिडर करते हैं, वो अगर प्रेजेंट है तब यहां पे फ्री रोटेशन हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की फॉर्मेशन करती नजर आएगी। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कब बनेंगे? पहली कंडीशन, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए जिसके अक्रॉस फ्री रोटेशन हो। दूसरी, यहां पे मोनोएटॉमिक तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोनोएटॉमिक होने से कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होता। अगर मैं इस एच को घुमाने लग जाऊं तो स्पेस में इस एच का इन एच के रिलेटिव अरेंजमेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इस एच को यूं घुमा दूंगा या यूं घुमा दूंगा तो उससे इसका कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा। इसका कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होगा।
H इज जस्ट लाइक ए स्फेरिकल बॉल, और उस बॉल को मैं यूं घुमा रहा हूं, उससे H की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर एटम्स बिल्कुल भी नहीं बदलती है। कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी पहली बात तो ये समझिए कि एल्केन्स में जो पहला मेंबर है मीथेन, वहां पे किसी तरह का कोई कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बन सकता। क्यों? क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं थी? नहीं, फ्री रोटेशन तो पॉसिबल है, बट जो एक एटम लगा हुआ है उसके साथ H, वो मोनोएटॉमिक है, और उस बॉन्ड को अगर मैं रोटेट करता हूं तो उससे उस H का बाकी H से रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में नहीं बदलता। तो चलिए इथेन पे चलते हैं हम लोग, और इथेन में देखते हैं कि क्या इथेन में कुछ हो पाएगा। तो सी हेयर, मेरे पास ये एक इथेन है, C सिंगल बॉन्ड C, और ये H, ऐसे 3 H लगे हुए हैं इस तरफ और 3 H लगे हुए हैं इस तरफ। अगर मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं। ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है, बिलो द बोर्ड जा रहा है, ये अबव द प्लेन, अबव द बोर्ड आ रहा है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अज्यूम कर लीजिए आप। कार्बन के 4 बॉन्ड, टेट्राहेड्रल कैसे दिखाते हैं उसको एक बार रिकॉल करें, रिफ्रेश करें। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ये बेसिक ऑर्गेनिक के दौरान कि इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं। 109 डिग्री एंगल होता है, 2 बॉन्ड इन प्लेन है, मतलब बोर्ड पे, एक ऊपर की तरफ आपकी तरफ निकला हुआ और एक पीछे की तरफ गया हुआ। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को बोलते हैं सी वेज प्रोजेक्शन। तो ये सी वेज प्रोजेक्शन है एल्केन्स को रिप्रेजेंट करने की, तो मैं वही यहां पे फॉलो कर रहा हूं। सी हेयर अगेन वेरी केयरफुली, ये अबव द प्लेन है H, ये बिलो द प्लेन है H, और ये इन द प्लेन इस बोर्ड के ऊपर ही H है। ये आपके सामने इथेन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जहां आपको 6 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं CH के बीच में, और एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है CC के बीच में। तो CH का बॉन्ड डेफिनेटली प्योर सिंगल बॉन्ड है सभी जगहों पे, फ्री रोटेशन यहां पॉसिबल है, लेकिन ये किसी तरह के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को नहीं बनाएगा। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि प्योर सिंगल तो है ही सही, बट जिन 2 एटम्स के बीच में है वो मोनोएटॉमिक नहीं है। ये पूरा का पूरा CH3 ग्रुप देखिए आप, और ये पूरा का पूरा CH3 ग्रुप देखिए आप, ये पॉलीएटॉमिक बॉडीज हैं जो इस बॉन्ड के अक्रॉस लगी हुई हैं। अगर यहां पे एक H लगा दूं, एक O लगा दूं, तो उस सिचुएशन पे ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, बट अभी ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखते हैं किस तरह से ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स शो करते हैं। ये सी वेज प्रोजेक्शन मैंने दिखा रखा है। इसको दिखाने का एक और प्रोजेक्शन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है ये। देखिए, एक चीज को रिप्रेजेंट करने के मैंने पहले भी बताया था आपको बेसिक ऑर्गेनिक में कि कई तरीके हो सकते हैं। सी वेज कुछ अलग तरीके से बताता है, न्यूमैन कुछ अलग तरीके से बताता है, साहॉर्स प्रोजेक्शन भी एक समझाऊंगा आपको, वो कुछ अलग तरीके से बताता है। एक फिशर प्रोजेक्शन आता है जो कुछ अलग तरीके से बताता है। लाइक जैसे फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से बॉन्ड्स को दिखाया जाता है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड देखते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि टुवर्ड द व्यूअर हैं, आपकी तरफ मेरी तरफ बोर्ड से ऊपर निकले हुए। और ये जो वर्टिकल बॉन्ड आपको दिखते हैं, ये बिलो द प्लेन, बैक टू द बोर्ड, अवे फ्रॉम द व्यूअर हैं। तो ये फिशर प्रोजेक्शन होता है रिप्रेजेंट करने का, जहां हर एक क्रॉसिंग पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एक फिशर, ये जो आपके सामने है, जिसमें 2 सिंपल प्लेन पे बॉन्ड्स और एक डार्क और एक डॉटेड, ये सीवेज। अभी एक बताने वाला हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, लाइक जैसे आप समझें, ये आपके सामने कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, इसके साथ 3 H लगे हुए हैं। आप इसको ऐसे व्यू कीजिए, मतलब आपको सिर्फ एक कार्बन दिखाई दे रहा है और पीछे वाला कार्बन दिखाई ही नहीं दे रहा। तो आप क्या पाएंगे, सी, ये वो कार्बन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ 3 H लगे हुए हैं। ये 3 H आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरह से। ये पीछे वाला कार्बन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप चाहें तो बड़े वाले सर्कल को आगे वाला कार्बन मान सकते हैं और पीछे वाले को डॉट से दिखा सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, वो जस्ट कन्वेंशनल है। तो ये मैंने डॉट से आगे वाला कार्बन रिप्रेजेंट किया है और बड़े सर्कल से पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट किया है। इसके पीछे भी
आपको 3 H नजर आएंगे। सी हेयर, ये 3 H पहले वाले कार्बन के दिखा रहा हूं और ये 3 H पीछे वाले कार्बन के दिखा रहा हूं। सी लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से। आपको क्या जरूरी है ये कार्बन का H और ये वाला H कुछ इसी एंगल पे दिखाई दे रहा होगा? नहीं। फ्री रोटेशन अक्रॉस सिंगल सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। प्लीज सी अगेन हियर, ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहां पे इसके साथ ये एक CH बॉन्ड लगा हुआ है, एक CH बॉन्ड कुछ इस तरह से लगा हुआ है और एक CH बॉन्ड कुछ इस तरह से लगा हुआ है। सी 3 बॉन्ड है। अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश करूं क्लियरली, सी हियर, ये C जिसके आगे एक H बॉन्ड, एक ये इस तरफ लगा H बॉन्ड और एक ये इस तरफ गया हुआ H बॉन्ड। ऐसे ही पीछे वाला एक H, एक और H और एक और H, ऐसे 3 H। ऐसा हो सकता है कि आपको ये कुछ ऐसे दिख रहा हो, मतलब एक कार्बन दिख रहा है आगे ये वाला और एक CH बॉन्ड दिख रहा है, इसके बिल्कुल पीछे है ये CH बॉन्ड, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, तो आप देखिए मैं थोड़ा सा अपने हाथ को रोटेट कर रहा हूं तो ये H अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, अपनी रिलेटिव अरेंजमेंट बदल रहे हैं, जुड़े हुए उसी के साथ हैं जिसके साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ स्पेस के अंदर अपना रिलेटिव अरेंजमेंट बदल रहे हैं। एंड प्लीज सी नाउ, आगे 3 H है, मैं एक ही दिखा रहा हूं आपको भी, आगे 3 H है, 1 2 और एक इस तरफ 3, ऐसे पीछे भी 3 H हैं। इस कार्बन H बॉन्ड के पीछे ये कार्बन H बॉन्ड है, एक दूसरे को ढके हुए, ये ऐसे भी एक दूसरे को ढके हुए होंगे और ये ऐसे भी एक दूसरे को ढके हुए होंगे। आपको सिर्फ 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे, 3 जस्ट उसके पीछे ढके गए होंगे। सी लाइक दिस अगेन, ये वो कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ लगे ये 3 H। ये वो कार्बन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, पीछे की तरफ था, उसके पीछे ही एक और CH बॉन्ड है यहां जो मुझे दिख नहीं रहा। जस्ट इसके पीछे एक और CH बॉन्ड है जो मुझे दिख नहीं रहा। जस्ट इसके पीछे एक और CH बॉन्ड है, कहां पे? इस पीछे वाले कार्बन के साथ, जो मुझे दिख नहीं रहा। तो दिखेगा नहीं तो मैं बात को कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे निकलता हुआ दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से। ये पीछे वाले कार्बन के वो 3 H हैं जो बुरी तरह से ढके हुए थे, आपको दिख नहीं रहे, थोड़ा टेढ़ा होकर आपने देखा तो ये पीछे H थे। इन H और H के बीच का कोई एंगल अगर आप अभी फिलहाल अज्यूम करें यहां पे, तो वो बिल्कुल 0 है, लाइक सही CH के पीछे CH आया हुआ है। और क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो ये ऐसे घूम सकते हैं, लाइक ये अभी एंगल जो मैंने वो लगभग 60 डिग्री का बना दिया। तो मतलब क्या 60 पे फिक्स हो जाएंगे? नहीं, फ्री रोटेशन तो पॉसिबल है। वो क्यों हो रहा है फ्री रोटेशन? मैं तो नहीं कर रहा। क्या मैं एक कार्बन को पकड़ के ऐसे दूसरे कार्बन को हिलाना शुरू करूंगा? क्या ये प्रैक्टिकल बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। रियली क्या होता है, ये क्या कंसेप्ट समझाना चाहता है? ये कंसेप्ट समझाना चाहता है कि लेट मी कॉल कि मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है इथेन के मॉलिक्यूल्स को, तो रूम टेम्परेचर में एनफ एनर्जी है कि वो यहां पे इस फ्री रोटेशन को ऑब्जर्व कर पाए, इस फ्री रोटेशन को परफॉर्म कर पाए। ये उस रूम टेम्परेचर की एनर्जी की कैपेसिटी है, या मैं यूं कहूं कि यूं रोटेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रूम टेम्परेचर उसे प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इस तरह से फ्री रोटेशन अपने आप हो रही है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर रहे, वो फ्री रोटेशन हो रही है। एक टाइम में CH बॉन्ड, ये मेरी हथेली है जो, इसको आप CH बॉन्ड समझ लीजिए, और ये वो CC बॉन्ड। तो एक टाइम पे CH और CH ओवरलैप्ड थे, अब घूम रहे हैं तो वो 10, 20, 30, 40, 50, 80, 180 ऐसे डिफरेंट एंगल्स पे हो सकते हैं। हर डिफरेंट एंगल पे इस H का इस H से रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है। लाइक यहां पे HH में 60 डिग्री का एंगल है, यहां पे वो 0 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दें, सी लाइक दिस, ये देखिए मैं इसको यहां पे ऐसे रोटेट कर दूं, सी लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये H पीछे वाले 3 और आगे वाले 3। तो यहां पे इस H को लेट मी राइट नेम दे देता हूं एक HA, और ये वही HA है। आगे वाले कार्बन को मैंने फिक्स रखा और पीछे वाले को मैंने घुमाना शुरू किया, ये HB है, ये HB है। तो शुरुआत में यहां पे आइएगा, तो HA और HB एक दूसरे को बिल्कुल एक्लिप्स कर रहे थे, ढक रहे थे एक दूसरे को।
इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलता हूं एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर मैंने आगे वाले को होल्ड रखा, पीछे वाले को घुमाया, तो घुमाने पे ये अरेंजमेंट आया। क्या ये अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट से डिफरेंट है? क्या रिलेटिव अरेंजमेंट एटम्स का अपने आजू बाजू वाले पड़ोसियों से डिफरेंट है? यस, यहां पे तो बहुत क्लोज थे, एक दूसरे के ढके हुए थे। अब ये 60 डिग्री पे पहुंच गया, तो ये एच और ये एच, यानी कि ये एच और ये एच कुछ दूरी पे हो गया, एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। आप 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, हर डिग्री पे इस एच और एच बी की रिलेटिव पोजिशन डिफरेंट पाएंगे। हाफ डिग्री घुमाएंगे तो भी डिफरेंट पाएंगे। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? आई विल से इनफाइनाइट। आप 1 डिग्री पे रोटेट करते जाएं इसको यूं क्लॉकवाइज, 1 डिग्री पे रोटेट करते जाएं, 360 अपीयर होंगे स्ट्रक्चर्स आपके पास। आप हाफ डिग्री पे करें, 720 होंगे। आप 0.25 डिग्री से करें, मतलब आप बात को समझ जाएं। यहां से वापस यहां तक आने का जो एक कंप्लीट रोटेशन है, उस कंप्लीट रोटेशन में आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मतलब इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपके पास इथेन के बनेंगे। आप काउंट करके नहीं कह सकते कि जी एल्केन्स में इथेन के 2 ही कन्फर्मेशनल आइसोमर बनते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर बनते हैं C4H10 के, तो मैं क्या कहूंगा? एक ये बनता है C4, इस सभी के साथ H लगा दीजिए, एक ये बनता है, तो मतलब 2 ही आइसोमर बनते हैं। H मैंने नहीं लगाए हैं, आप लगाना। आप कहें सर साइक्लिक, तो बना के देख लो ना, नहीं बनेगा C4H10 का साइक्लिक। 2 ही कन्फर्मेशन, 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H10 के। आप कहें अच्छा जी C4H8 के कितने बनते हैं? तो जरा बनाइए। 4 कार्बन की चेन हो सकती है, डबल बॉन्ड यहां हो सकता है। 4 कार्बन की चेन हो सकती है, डबल बॉन्ड यहां हो सकता है। 4 कार्बन की बजाय 3 कार्बन की चेन हो सकती है, डबल बॉन्ड यहां हो सकता है। 4 कार्बन रिंग में हो सकते हैं। 4 कार्बन की बजाय 3 कार्बन का रिंग हो सकता है, एक ब्रांच हो सकती है। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं C4H8 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो मैं कुछ गिन के बता पाऊंगा, लाइक 1 2 3 4 5, इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, या इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो हालांकि मैं यहां काउंटिंग नहीं कर रहा, हो सकता है एक आध और बनता हो, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है मैंने सभी बना दिए। तो इसी तरह से मैं एल्केन्स के अंदर अगर इथेन में देखूं कितने कन्फर्मेशनल आइसोमर बनेंगे, तो आई विल से इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनेंगे। मिथेन में कितने बनेंगे? एक भी नहीं बनेगा। मिथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहां सीसी बॉन्ड ही नहीं था। CH बॉन्ड सिंगल था, तो H मोनोटोमिक था, वो घूमता रहता, उससे बाकी एटम्स की रोटेशंस पे उसका कोई असर नहीं था। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इथेन में बनते, और कितने बनते? इनफाइनाइट बनते। क्या सभी स्ट्रक्चर्स जितने भी बनेंगे वो सब स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे, या उनकी स्टेबिलिटी में कुछ वेरिएशन रहेगी, उनकी एनर्जी में कुछ वेरिएशन रहेगी? तो प्लीज सी अगेन हियर, इस फॉर्म को देखिए आप, जहां पे ये एग्जैक्टली 60 डिग्री एंगल है, मैं इसको बोलता हूं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन था और वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन था। ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है जब 60 डिग्री एंगल आपके पास होता है, और ये लीस्ट स्टेबल होता है जब 0 एंगल रहता है इसके बीच में। क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है CH और ये CH, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। जबकि यहां पे ये जो CH बॉन्ड आप देख रहे हैं और ये जो CH बॉन्ड आप देख रहे हैं, यहां रिपल्शन मिनिमम होगा। तो रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबल होता है। जनरली स्टूडेंट्स समझते हैं कि 2 ही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं, एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स्ड। बहुत बार हमने ऐसा सुना, बट ये गलत है। 2 वो दिखा रखे हैं आपको बुक्स में जो मिनिमम स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल हैं। इस 0 और 60 के बीच में भी आप इनफाइनाइट पॉसिबल सिचुएशंस पाएंगे, जहां HA और HB का स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होना एक नए आइसोमर को जनरेट करेगा। आप प्लीज ध्यान दें, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में होता था कि कोई एक एटम अपनी जगह बदल के किसी दूसरे एटम के साथ चिपक जाता था, ये सिचुएशन यहां पे कभी नहीं आती है। जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसी के साथ जुड़ा रहता है। सिर्फ स्टीरियो यानी कि स्पेशियस अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट, वो एक एटम का दूसरे एटम से बदलता है, लाइक जैसे इसका इसके साथ बदल रहा है।
कोरों का भी बदल रहा होगा, इसका इसके साथ भी बदलेगा, इसका इसके साथ भी बदलेगा, ये लगातार बदलता रहेगा और इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबल आइसोमर्स बनते जाएंगे। अगर आप इस पूरे बॉन्ड का चक्कर 360 काटें तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक बार जैसे यहां से यूं घूमना शुरू हुआ, सी है, यहां से यूं घूमना शुरू हुआ, एंगल बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई बॉन्ड पेयर्स के बीच में, CH बॉन्ड्स के बीच में, रिजल्टिंग स्टेबिलिटी बढ़ती गई। 60 के बाद ये फिर इसके क्लोज आने लग जाएगा, इससे तो दूर जा रहा है बट इसके क्लोज आने लग जाएगा, सिमिलरली ये इसके क्लोज जाने लग जाएगा, तो रिजल्टिंग फिर दोबारा से स्टेबिलिटी घटना शुरू हो जाएगी और 60 के बाद 120 आने पे फिर अनस्टेबल हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि 120 आने पे ये एच भी इसके पीछे आ जाएगा, ये एच इसके पीछे चला जाएगा, ये एच इसके पीछे चला जाएगा, रिजल्ट एक बार फिर स्टेबिलिटी मिनिमम, एंड फिर जैसे एंगल बढ़ना शुरू होगा यहां से तो फिर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास इस फ्री रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इथेन के अंदर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। प्रोपेन पे देखते हैं हम किस तरह से ये बन रहे होंगे, कौन से कार्बन कार्बन के बीच में कंसिडर करना चाहते हैं। लेट मी सी की इस कार्बन और कार्बन के बीच के अंदर फ्री रोटेशन से मैं कन्फर्मेशनल आइसोमर देखना चाहता हूं। ये वो कार्बन है जो आपको दिख रहा है, ये डॉट से मैंने दिखा रखा है, इसके साथ 3 H लगे हुए हैं, और ये वो कार्बन है स्टार वाला जो आपको दिख नहीं रहा है, इसके पीछे 2 H हैं, और ये देखें आप, ये 2 H बिल्कुल पीछे ढके हुए हैं। मैं जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको बाहर दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये पूरी तरह से एक्लिप्स्ड है। ये एक सिचुएशन हो सकता है। इस कार्बन कार्बन के अक्रॉस फ्री रोटेशन है, मतलब मैं फर्स्ट कार्बन को होल्ड करूंगा और पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना चाहूंगा, या पीछे वाले को होल्ड कर लीजिए, फर्स्ट वाले को रोटेट कीजिए, ये आपकी मर्जी रहेगी पूरी तरह से। तो लेट मैंने फर्स्ट को होल्ड कर लिया, तो ये देख लीजिए, ये HH तो ऐसे ही है, फर्स्ट वैसे ही नंबर दे रहा हूं, कोई IUPAC का चक्कर नहीं है यहाँ पे। अब ये मैंने इसको 60 डिग्री पे घुमा दिया, ये देखिए 60 डिग्री पे घुमाते ही CH3 यहां आ गया, ये H यहां चला गया और ये वाला H यहां चला गया। एक बार को इसका नाम दे देता हूं HHB पीछे वाले को, तो अब वो HA यहां आ चुका है और HB यहां आ चुका है। तो ये 60 डिग्री पे मैंने घुमाया ताकि एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के पास पहुंच जाऊं। मैं 1 पे घुमाता, 2 पे घुमाता, 3 पे घुमाता, 4 पे घुमाता, H और मिथाइल का रिलेटिव अरेंजमेंट लगातार बदलता जाता था, स्पेशियल अरेंजमेंट लगातार चेंज होता जाता था, तो हर तरह हर एंगल पे एक नया स्ट्रक्चर जनरेट होता। दिस वाज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, अगेन आई एम नेमिंग इट स्टैगर्ड फॉर्म, और ये आपका लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर था, आई एम अगेन कॉलिंग इट एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल थे, बट इन एंड ऑल टोटल इनफाइनाइट पॉसिबल कन्फर्मेशनल आइसोमर बनते अक्रॉस दिस बॉन्ड। आप इस बॉन्ड पे देखें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आप यहां पे एक मिथाइल लगा देंगे, यहां पे H लगा देंगे और सेम यही की यही कहानी एग्जिस्ट करेगी। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है जिसपे मैं इन एल्केन्स को दिखा रहा हूं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। आप चाहें तो एक साहॉर्स प्रोजेक्शन हमारे पास आता है और उस साहॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल्केन्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाते होंगे। सी लाइक मैं इथेन के लिए आपको दिखाऊं जो जस्ट अभी कंक्लूड किया है, उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन अभी आप ऐसे देख रहे थे, अभी आप इसको ऐसा देखना शुरू कर देते हैं जिससे आपको कंप्लीट एक बॉन्ड व्यू होता है सामने। अभी बॉन्ड व्यू नहीं हो रहा कार्बन कार्बन का, बट ऐसे था, क्योंकि अब मैं ऐसे कर रहा हूं तो अब आपको पूरा कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड दिखेगा जिसमें आप देखिए ये वो 3 H थे इथेन में और ये 3 H ऐसे लगे हुए थे इथेन में। ये आपके पास एक्लिप्स्ड फॉर्म दिखाई है साहॉर्स प्रोजेक्शन की, जहां इस बॉन्ड के जस्ट सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। तो ऐसे ही मैं इसका अगर दिखाना चाहूं तो ये लीजिए, ये आपके पास एक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा प्रोपेन का। इस तरह से जो प्रोजेक्शन रहता है उसको बोलते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। ये साहॉर्स प्रोजेक्शन था, ये न्यूमैन था। एक आपको सी वेज सबसे पहले लाइन से दिखाया और एक फिशर प्रोजेक्शन इंट्रोड्यूस किया। एक बार ब्यूटेन के आइसोमर्स को और नजर डालते हैं। सो मान लीजिए मैं इन कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स पे देखना चाहता हूं, तो ये फर्स्ट कार्बन है जिसको मैंने डॉट से दिखाया, 3 H लगा दिए, और ये सेकंड कार्बन है जिसके पास 2 H लगे हुए हैं और एक इथाइल लगा हुआ है। ये देखिए, ये 2 H लगा दिए और एक ये इथाइल। इसको आप कंडेंस करके लिख रहा हूं C2H5। आप अलग अलग से लिखें तो भी कोई इश्यूज नहीं है। ये आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्म है, और एक सिचुएशन ये हो सकती थी जब ये बिल्कुल पीछे ढके हुए होते, सी लाइक दिस। ये 3 H वही है आपके सामने और ये C2H5 ऐसा था, ये H और ये H।
तो आप देखिएगा ये एक्लिप्स फॉर्म है उसकी और ये स्टैगर्ड फॉर्म है, वही इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर बनेंगे इस पर्टिकुलर फ्री रोटेशन से। आप इस बॉन्ड पे देखें तो भी यही सिचुएशन होगी, लेकिन अगर आप इस और इस बॉन्ड के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, दो सेंट्रल कार्बन्स के बीच के सिग्मा बॉन्ड पे अगर फ्री रोटेशन होगी तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आइसोमर्स तो इनफाइनाइट ही बनेंगे, बट उनमें स्ट्रक्चर्स, एनर्जी, स्टेबिलिटी थोड़ी वेरी करेगी। लाइक ये कार्बन देख रहे हैं आप, ये देखिएगा यहां, इसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है और 2 H लगे हुए हैं। इस कार्बन के साथ 2 H, एक मिथाइल। और नेक्स्ट पे ये कार्बन है, पीछे वाला कार्बन, ये लीजिए वो पीछे वाला कार्बन गया, ये पीछे किया मैंने, इसके साथ भी एक मिथाइल लगा हुआ है और 2 H लगे हुए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं किसी तरह की गलती दिमाग में ना बैठ जाए। ये फर्स्ट कार्बन, अब इसको फर्स्ट माना है मैंने, जिसके अक्रॉस फ्री रोटेशन देखना है, और इसके ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 H लगे हुए हैं, एक कार्बन पीछे की तरफ ये बड़े गोले से दिखा रखा है, और इस बड़े गोले पे फिर लगा दिया है एक मिथाइल और 2 H। ये हमारे पास एक कन्फर्मेशनल आइसोमर है। इसको मैं 60 डिग्री पे, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री पे रोटेट करता हूं। तो आगे वाले कार्बन को होल्ड करने का प्लान है और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं। तो ये मिथाइल यहां पे आ जाएगा, ये H यहां पे आ जाएगा और ये H यहां पे आ जाएगा। इस 0 से 60 जाने पे भी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बने हैं और सभी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ही थे, बट मैं एक बार 60 डिग्री पे आके रुका हूं इसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए। क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा? यस, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर 60 पे घुमा देता हूं इसको। तो 60 पे घुमाता हूं तो ध्यान रखना है, आगे वाला तो मुझे फिक्स रखना है, उसमें तो कोई चेंज करना नहीं। पीछे वाले को 60 पे घुमाऊंगा तो ये इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा और ये इसके पीछे आ जाएगा। एक बार फिर 60 पे घुमा देता हूं, आगे वाले में कोई चेंज नहीं करूंगा। ये मिथाइल, ये H, ये H, ये मिथाइल यहां पे, ये H यहां पे और ये H यहां पे। एक बार फिर 60 डिग्री पे इसको घुमा देता हूं। तो चलिए इधर नीचे आ जाते हैं घूमते घूमते। ये मिथाइल यहां पे, ये H यहां पे, ये पीछे वाला, और उसका ये मिथाइल इसके बैक पे ढका गया एक बार दोबारा से, ये H यहां पे एंड ये H यहां पे, एक पीछे की तरफ। फिर दोबारा 60 पे घुमा देता हूं इसको। तो आगे वाले कार्बन्स की तो पोजीशंस बदलूंगा नहीं, उसको तो मैंने होल्ड किया हुआ है। और ये मिथाइल यहां पे, ये H यहां पे, ये H यहां पे, और एक बार फिर 60 डिग्री पे घुमा देता हूं, ये यहां पहुंच गया। सी है, ये हर 60 डिग्री पे आपकी सिचुएशन बदलती हुई। पॉसिबल आइसोमर सब हैं जो बीच में बने, इनफाइनाइट, बट मुझे देखना है मोस्ट स्टेबल कौन सा बना, देन लेस स्टेबल कौन सा बना, लीस्ट स्टेबल कौन सा बना। तो आप एक बार नजर डालें इसके ऊपर। मैं इसको एक्लिप्स कहना चाहता हूं, मैं इसको भी एक्लिप्स कहना चाहता हूं, और मैं इसको भी एक्लिप्स कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही है। लेकिन इस एक्लिप्स और इस एक्लिप्स को देखें तो ये एक्लिप्स ज्यादा है। जस्ट मिथाइल के पीछे मिथाइल, CH के पीछे CH, इधर भी CH के पीछे CH, जबकि यहां पे C मिथाइल के पीछे CH है, या यहां पे आप देखें CH के पीछे C मिथाइल है। एक्लिप्स है, बट उतना एक्लिप्स नहीं है जितना एक्लिप्स ये है। बॉन्ड का नेचर ये वाला और ये वाला सेम है जो एक्लिप्स्ड है, जबकि यहां एक्लिप्स्ड CC बॉन्ड है, यहां एक्लिप्स्ड CH बॉन्ड है। तो दीज टू आर एक्लिप्स्ड, बट दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो मैं इसको बोलता हूं ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, जबकि ये दो स्ट्रक्चर्स, इनको ध्यान से देखोगे तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इधर मिथाइल और H राइट साइड पे आपको दिख रहे थे, इधर लेफ्ट पे दिख रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है। ये दोनों आपके हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो डेफिनेट है फुल्ली एक्लिप्स्ड ज्यादा अनस्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी का होगा एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। इसको देखें आप, ये बिल्कुल अपोजिट है। मिथाइल मिथाइल, H सब अपोजिट है यहां पे, जबकि मिथाइल मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप काफी क्लोज हैं। यहां पे आप देखें तो ये काफी क्लोज हैं, और क्लोज ग्रुप बड़े होंगे तो वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, कुछ अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, रिजल्टिंग ये फॉर्म, इसको बोलते हैं एंटाई फॉर्म। ये सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ब्यूटेन का पर्टिकुलर आइसोमर रहेगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर। इन दोनों को फिर दोबारा नजर डालोगे तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं स्क्यूड फॉर्म, स्क्यूड, या एक और नाम दिया गया है गोक फॉर्म।
GAUCH, गॉच या गॉक, कुछ ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है, स्क्यूड या गॉच फॉर्म। ये स्टेबल है, बट एंटाई जितना स्टेबल नहीं है। एंटाई सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर स्क्यूड फॉर्म होती है, देन ये आता है, एंड देन सबसे लास्ट स्टेबल ये आता है। ये ब्यूटेन में बताया है। आप एग्जाम्पल बदल के कहीं कहें कि जी स्क्यूड ज्यादा स्टेबल दिखा रखा था, वहां पे हो सकता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, CH2OH, CH2OH, इथेन 1,2 डायोल। अब आप यहां पे देखें सीसी के अंदर जाके कन्फर्मेशनल आइसोमर, तो उसका स्क्यूड फॉर्म काफी स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जब यहाँ OH लग जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वो एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है। बट ब्यूटेन के अंदर, मैं एल्केन्स के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटाई, देन सबसे कम स्टेबल है फुली एक्लिप्स्ड, और इसमें स्क्यूड ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये सारी की सारी कहानी हमारे पास आती है कन्फर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमर्स किस तरह से जनरेट होते हैं एल्केन्स के अंदर। अब आप देखते जाएं अलग अलग बॉन्ड्स पे, पेंटेन के अंदर देखना चाहें, हेक्सेन में हालांकि नीड नहीं है, ये एनफ रहता है फर्स्ट 3 एग्जांपल्स पे इस आइसोमेरिज्म को समझना। उसके बाद तो जस्ट हम अलग अलग जगहों पे जब भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे हम एल्कीन्स की केमिस्ट्री जानने के लिए, एंड वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एल्कीन्स के अंदर भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। गुड बाय।